नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग जो लाइट का 6 लेक्चर हो चुका है इससे पहले, अब हम लोग देखेंगे 7th लेक्चर यानी 7वां लेक्चर दोस्तों देखेंगे। और जो 7वां लेक्चर होगा वो होगा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। इससे पहले मैं इसको बताया था लेकिन अवतल दर्पण में बताया था। तो कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अवतल दर्पण में है तो उत्तल दर्पण में भी आप प्रूफ कीजिए कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी चीज़ को प्रूफ करेंगे अब किस में, उत्तल दर्पण में। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे तो इससे पहले वाले भी वीडियो को देखिएगा, पहले लाइट के पहले पार्ट से, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध को देखते हैं, और किस में, उत्तल दर्पण में। तो चलिए बनाते हैं फिगर। जैसा कि आपको पता है कि उत्तल दर्पण का जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जो अंदर पालिश होती है। ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष इस दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई, यहाँ से कोई प्रकाश किरण गया, परावर्तित हो गया ये, तो आप दिखा दीजिएगा कि ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तित हो गया। अब इसी किरण को आप पीछे मिलाते हैं तो ये कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों, फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरण गई, तो मान लीजिए कि ये ए है और ये वाला जो है बी है, और ये इसका नाम आप दे दे डी, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, डी हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ए बी डी, यहाँ से प्रकाश की कोई किरण गई, यहाँ से टकराई, ऊपर गया, फिर हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये कहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और हम इस उत्तल दर्पण को मिटा रहे हैं, आप लिख चुके होंगे, फिगर अच्छा दिखेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम नॉर्मल खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो चलिए आप अभिलंब खींच दें। तो जब आप इसको नॉर्मल खींचेंगे तो आपको पता ही है कि किसी भी वक्र पर खींचा गया नॉर्मल यानी अभिलंब, ये सदैव कहाँ से पास होता है, वक्रता केंद्र से पास होता है, यानी सी से पास होता है। तो हमने देख लिया कि ये वक्रता केंद्र क्या हो गया, सी हो गया। यानी यहाँ पर हमने नॉर्मल खींचा तो ये नॉर्मल कहाँ से पास होगा, वक्रता केंद्र यानी सी से पास होगा। अब हम इसका नाम दे देते हैं सी एन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ए बी डी क्या हो गया, यह ए बी डी हो गया। यानी यहाँ से प्रकाश किरण ए बी गई, टकराया, ये डी, ये लौटा डी की तरफ, फिर हमने पीछे मिलाया तो फोकस से जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। फिर हमने नॉर्मल खींचा यानी अभिलंब खींचा सी एन, जो कहाँ से पास होता है, वक्रता केंद्र यानी सी से होकर पास होता है। इतनी बेसिक आपको जानकारी है। और भी थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ कि पी से जो एफ की डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे स्मॉल एफ, और यहाँ से जो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होगी वो होगी कैपिटल आर। इतना तक आपको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी है, आप जानते भी होंगे इस चीज़ को। अब चलिए देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि क्या है ये। थोड़ा सा हम लोग बड़ा लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट जो है बी है, ये एन है, और ये जो तो डी तो है ही, ठीक है। ये एफ है, ये सी है, और ये पी है, ठीक है। इस तरीके से अब चूंकि ये आपतित किरण ए बी है और ये नॉर्मल अभिलंब है, तो इसके बीच बने कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन कोण आई कहते हैं। और ये नॉर्मल है और परावर्तित किरण क्या है, बी डी, इसके बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण यानी आर कहते हैं। तो अंदर जो बना है ए बी एन जो बना है आई है, जबकि डी बी एन क्या है, आर है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर डी बी एन अगर आर होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा दोस्तों, ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर होगा। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से इसी जो सी एन लाइन है ये जा रही है, और डी से कहाँ जा रहा है, डी से एफ की तरफ जा रहा है। तो जब दो लाइनें आपस में कट करती हैं तो इस कटिंग पॉइंट को आप जो देख रहे हैं, कटिंग पॉइंट, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार मतलब चित्र के अनुसार आपको मानना होगा। तो इस फिगर के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं।
ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है दोस्तों, एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। और जैसा कि आपको पता है आई क्या है, ए बी एन है, तो एंगल क्या होगा, ए बी एन बराबर क्या हो जाएगा, डी बी एन। आर क्या है, एंगल डी बी एन। कई दोस्त कहते हैं कि क्या सर डी बी एन ही होगा, नहीं, आप एन बी डी भी लिख सकते हैं। किसी भी सूरत में बी एंगल निकालना है तो बीच में आना चाहिए, जिस एंगल को निकालना है उसको बीच में आना चाहिए। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि डी बी एन बराबर होगा किसके, एफ बी सी के या सी बी एफ के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि लिख लेते हैं, चूंकि एंगल डी बी एन यानी डी बी एन किसके बराबर होगा, एंगल सी बी एफ इसके बराबर होगा। ये इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, 2, यानी ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और जैसा कि आपको पता है कि समीकरण 1 व 2 से आप देख रहे हैं, चलिए डी बी एन देख रहे हैं दोस्तों, ये डी बी एन जो है राइट साइड में है, तो हम लोग भी इसको कहाँ रख लेते हैं, राइट साइड में। यानी इस तरीके से कर देते हैं कि सी बी एफ, एंगल सी बी एफ इक्वल्स टू एंगल क्या हो गया, डी बी एन, डी बी एन। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। हमने इसको इसलिए लिखा इस तरीके से, जो पहले मैंने लिखा था वो भी सही था, इसलिए क्योंकि समीकरण 1 व 2 की जब हम तुलना करेंगे तो डी बी एन से डी बी एन खत्म हो जाएगा, क्योंकि राइट राइट इक्वल है। समीकरण 1 व 2 की अगर तुलना करेंगे तो राइट राइट इक्वल है, तो लेफ्ट लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से मतलब तुलना करने से, आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने से, या 1 व 2 से कंपैरिजन हो रहा है। तो एंगल क्या हो जाएगा, राइट राइट इक्वल है डी बी एन राइट में, तो एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल सी बी एन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई समीकरण 3। अब देखिए, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ए बी लाइन है यानी ए बी किरण है, अगर हम इसको, आप कल्पना करें, फिगर थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये जो ए बी लाइन है आगे की तरफ, यह क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। और जब मुख्य अक्ष के यह ए बी और ये मुख्य अक्ष के समांतर लाइनों को, आपको पता है कि यह एक क्या कटर कर रहा है, सॉरी, यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से जो एन डी है, एन सी है या सी एन है, यहाँ से जो सी एन है, ठीक है, ये जो सी एन है यानी ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल क्या कर रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइनों को कट कर रहा है। यानी ए बी जो है लंबवत ये लाइन, और ये मुख्य अक्ष, इसको एक कौन सी कट कर रही है, एक सी एन लाइन कट कर रही है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी, किरण ए बी, किरण ए बी तथा मुख्य अक्ष को एक तिर्यक रेखा क्या काट रही है दोस्तों, सी एन, तिर्यक रेखा सी एन काटती है, सी एन काटती है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। तो देखिए ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ऐसे ही तो फिगर है, इस तरीके का है और ये है, तो यहाँ अगर एंगल आई बना है तो ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा किससे, संगत कोण से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो लिखेंगे चूंकि ए बी एन इक्वल्स टू, देखिए ए बी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4। अब देखिए समीकरण 3 व 4 को आप देखें तो समीकरण 3 व 4 से, तो जब समीकरण 3 व 4 के आप कंपैरिजन करोगे तो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है, तो राइट राइट भी क्या होगा, इक्वल। तो सी बी एन इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। ये इक्वेशन क्या बन गया दोस्तों, 5। आप देखिए क्या हो गया, सी बी एन कहाँ है, एक सेकंड, तो सी बी एन यहाँ है, सी बी एफ होगा ना,
यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या आया है, ये CBN कहीं दिखा है, ये है जो समीकरण 3, समीकरण 1 व 2 से अगर देखते हैं तो ABN इक्वल टू CBF, सॉरी यहाँ पर F है, CBF है, यहीं गड़बड़ कर रहा था। तो ये आप देखेंगे कि ABN इक्वल है तो CB क्या होगा, F, अब सही आ जाएगा। तो देखिए CBF इक्वल्स टू क्या होगा, BCF, यानी यह एंगल इस एंगल के क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि जब पिछले लेक्चर में आप जानते हैं कि त्रिभुज CBF में बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो बताइए CBF, तो B के सामने ये एंगल है, इसके सामने की भुजा क्या है, CF है। और देखिए BCF, इसके सामने की भुजा क्या है, BF है, तो कर दीजिए BF। ये इक्वेशन कर दें आप 5। लिख सकते हैं कि चूंकि किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण के सामने की भुजा सदैव आपस में बराबर होती हैं, सदैव आपस में बराबर होती हैं। सदैव आपस में बराबर होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा सदैव आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वही है कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर है तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। चलिए, इतना क्लियर हो चुका होगा। अब मैं लेफ्ट वाला हिस्सा में मिटाऊंगा ताकि प्रूफ करने के लिए आप लोग उतार चुके होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या हो गया है, CF किसके बराबर हो गया है दोस्तों, BF के बराबर हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि दर्पण का द्वारक यानी ये मुंह ऊपर वाला, आप देना चाहें तो M1 M2 दे सकते हैं या छोड़िए। दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, इसलिए बिंदु B, ये जो बिंदु B है क्या होगा, P के अत्यंत निकट हो, क्योंकि ये जितना छोटा होगा B क्या होगा, P के उतना ही पास होगा। बिंदु B P के अत्यंत निकट होगा। तो जब जाहिर सी बात है कि जब ये निकट होगा, यानी B अगर जितना नीचे आएगा, यानी पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि B को जितना नीचे आप शिफ्ट करते जाओगे, ये जितना नीचे आएगा, नीचे होने की वजह से लगभग ये जो BF है वो किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, PF के बराबर हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो PF है वो किसके बराबर हो जाएगा, BF के बराबर। तो लिख दीजिए कि PF बराबर क्या हो गया, BF। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 6। अब देखिए समीकरण 5 व 6 से आप देख रहे होंगे कि समीकरण 5 व 6 में राइट क्या है, BF है, इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी PF बराबर क्या हो गया, CF। PF बराबर क्या हो गया, CF। इसको आप इक्वेशन कर दे 7। ये हो गया इक्वेशन 7। देखिए इक्वेशंस आप परेशान न होइएगा, इक्वेशन इसलिए बना दिया जाता है ताकि समझने में आसानी रहे चीज़ों को। तो PF किसके बराबर हो गया, CF के। तो लिखेंगे समीकरण 7 के दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर चलिए दोस्तों, मैं वो राइट साइड को मिटा रहा हूं ताकि आप समझ सके। चलिए, अब मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों तरफ किसको जोड़ देना है, PF को। तो देखिए PF तो लेफ्ट में है ही, PF प्लस PF बराबर CF, अब प्लस क्या हो जाएगा, PF। देखिए दोनों तरफ हमने PF जोड़ दिया, तो PF मिलकर 2PF बराबर क्या हो गया, CF प्लस PF। देखिए CF प्लस PF, यानी CF में PF जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि PF इक्वल्स टू CP/2।
PF इक्वल्स टू क्या हो गया CP/2, और जैसा कि पता है कि PF का मान क्या है F और CP का मान क्या है जी R, तो ये क्या हो गया R/2। देखिए दोस्तों प्रूफ हो चुका है, ये नंबर हो गया 8। तो इस तरीके से उत्तल और उत्तल दर्पण में भी हमने प्रूफ कर दिया कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप इसको बड़े ध्यान से आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो बाकी क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ओके।